मार्केट की वोलेटिलिटी में एक शिकायत अक्सर आती है कि शेयर्स के मूवमेंट को देख के आदमी एंग्शियस होता है या फिर बहुत एक्साइटेड होता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका है जो आपको काफी स्टेबल रखता है, बिकॉज उनके प्राइसेस रियल टाइम में अपडेटेड दिखते ही नहीं है आपको। वैसा ही एक तरीका है म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, और हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से कि ये होता कैसा है और इसमें इन्वेस्टमेंट हम शुरू कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत में एक एग्जांपल से देना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपको तरबूज भी पसंद है, आम भी पसंद है, अंगूर भी पसंद है, थोड़ा सा आपको योगर्ट भी चाहिए। तो आप अगर ये हर चीज खरीदेंगे जाके मार्केट से तो बहुत महंगा पड़ेगा। हर सब्जी फल आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप एक फ्रूट चाट वाले के पास जा सकते हैं। आप उससे कहेंगे कि आप ये फल मिला के मेरे को फ्रूट चाट बना के दे दो। अब फ्रूट चाट वाला क्या करेगा, थोड़ा सा वाटरमेलन मिला देगा, थोड़ा सा मैंगो मिला देगा, योगर्ट भी डाल देगा, सॉस भी कुछ डाल देगा, उसको काफी फ्लेवर एनहेंसिंग बना देगा आपके लिए। और इस काम को करने के लिए आपसे वो कुछ पैसे, 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा फल के दाम के ऊपर। यही उसकी कमाई है। तो यही जो फ्रूट चाट खाने का तरीका है, ऐसा ही कुछ होता है म्यूचुअल फंड हमारा। तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे अभी की सिचुएशन है, कोरोना की सेकेंड वेव आ रही है। तो अगर आप लॉजिकली सोचिए तो जब पिछली बार वेव आई थी फर्स्ट वाली, तो कौन कौन से सेक्टर्स चले थे। इस लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि म्यूचुअल फंड किस वाले में पिक करना है हमें, वो हम पिक चूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना लास्ट ईयर आया था तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो बहुत तेजी से भागी थी, बिकॉज मार्केट की ये बिलीफ थी कि ये जो बीमारी है इसका इलाज फार्मा के थ्रू हो सकता है, तो फार्मा का बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या हुआ, मान लीजिए 4-5 फार्मा कंपनीज हैं इंडिया में टॉप, जिसका हम नाम मेंशन कर सकते हैं, अभी ना भी करें तो चलेगा। ल्यूपिन हो गई, सिप्ला हो गई, एस्ट्राजेनेका हो गई। तो क्या हो गया कि आपको पता है कोविड आ चुका है और इनका बिजनेस बढ़ेगा, बट आपको अभी नहीं पता है कि इनमें से कौन कौन सा स्टॉक ज्यादा ग्रो करेगा। या फिर आप थोड़ा सा लालची हो रहे हैं कि आपको हर कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनना है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड का रास्ता ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बिल्कुल हमारे फ्रूट चाट वाले की तरह एक फंड मैनेजर होगा जो एक म्यूचुअल फंड डिजाइन करेगा आपके लिए फार्मा सेक्टर के लिए। उसमें वो क्या करेगा, थोड़ा ल्यूपिन डाल देगा, थोड़ा सिप्ला, थोड़ा एस्ट्राजेनेका, तो सारा मिला के एक मिक्सचर बना के आपको ये फंड बना के दे देगा। यही हो गया बेसिकली म्यूचुअल फंड। अब जैसे हमारे स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी लेट से आईटीसी की बात करेंगे, 200 रुपए के आसपास का उसका स्टॉक है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है, जिसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो जो म्यूचुअल फंड है एक तरह से ये कंपनी है, ये कई स्टॉक्स में पैसे लगा रही है, इनके कुछ खर्चे होते हैं, कुछ पैसे ये कमाते हैं। तो जो इनकी नेट इनकम होती है वो नेट एसेट वैल्यू होता है। काफी भारी हो गया ये, तो इसको डम डाउन करते हैं। नेट एसेट वैल्यू सिंपली ये है कि इस म्यूचुअल फंड के, जो फार्मा का आपका म्यूचुअल फंड का एक फ्रूट चार्ट बना है, तो एक प्लेट फ्रूट चार्ट की जो वैल्यू होगी वही हो गया एनएवी। तो अगर हम एनएवी बोलते हैं किसी फंड की 100 रुपए है, उसका मतलब है कि इस कॉम्पोजिशन के, इस कॉम्बिनेशन के एक यूनिट के आपको 100 रुपए देने होंगे। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि म्यूचुअल फंड होता क्या क्या है। इस पर हम वापस आएंगे और हम खोजेंगे कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं। बट उसके पहले हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से। तो यहाँ पे मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि रिकमेंडेशन किसी भी फंड हाउस का नहीं है। जो इजी होते हैं वो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा। तो होता क्या है कि यूजुअली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें अगर आप वन टाइम पैसा डाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं, तो नॉर्मली ज्यादातर फंड में 5,000 की मिनिमम वैल्यू वो मांगते हैं। बट एक ऐसा फंड हाउस है जो 100 रुपए में भी अलाउ करता है। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जुगाड़ तरीका है जो आपको हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं अब आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उस फंड हाउस की वेबसाइट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड में शुरू कैसे करते हैं। तो जैसे आपका बैंक में होता है अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं केवाईसी कराने के लिए। अब जैसा कि कोविड के बाद चीजें चेंज हुई हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ये प्रोसेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं।
ये जो केवाईसी होती है, ये केवाईसी एक सेंट्रली लिंक्ड होती है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपने किसी एक फंड हाउस के थ्रू अपनी केवाईसी करवा ली है म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको ये बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। आपने एक बार करवा ली तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनकम 100-200 रुपए से शुरू करना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड, शुरुआत में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो कुछ फंड हाउसेस हैं जो ये भी अलाउ करते हैं। उसमें से एक है सुंदरम म्यूचुअल फंड। हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये बस आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने दोस्तों में यूज की है। तो एक सुंदरम म्यूचुअल फंड है, उसकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ आप साइन अप करेंगे। इस फंड में आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। केवाईसी आपकी लॉगिन के बाद ही ऑनलाइन हो जाएगी। उसमें स्टेप्स क्या होते हैं? केवाईसी में आपको पहले अपलोड करना होगा अपना पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। आपके पास आधार होना चाहिए। आधार में आपका फोन नंबर लिंक होना चाहिए जहां पर ओटीपीज आते हैं। उसके साथ ही साथ एक कैंसिल चेक चाहिए होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड को पता चलना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है। तो कैंसिल चेक कुछ ऐसा दिखता है कि आपके पास मान लीजिए चेक है कोई, जो भी आपका बैंक है जो आप यूज करना चाहते हो, उस पर बीचों बीच यू कैंसिल लिख दीजिए। और ये इमेज भी आपको अपलोड करनी होगी जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास पैसे 100-200 रुपए हैं तो सुंदरम म्यूचुअल फंड हो गया। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप टाटा म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आप कहीं भी जाके ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, पेपरलेस प्रोसेस है केवाईसी का। मेरा एक क्वेश्चन है इस टाइम पे कि जैसे मुझे ऑनलाइन करनी है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी, मेरे को थोड़ा पेपर में ठीक लगता है, मैं पेपर में करना चाहता हूँ। तो पेपर, अगर मुझे पेपर केवाईसी करनी है, तो वो कैसे होगी और वो कहाँ से होगी? ठीक है, तो बिल्कुल प्रोसेस ऐसा ही होता था कुछ सालों पहले तक। तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं शहरों शहरों में। तो जैसे मैंने बोला कि केवाईसी करने वाली दो बड़ी कंपनीज हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स खुद नहीं करते। दो अच्छा। तीन कंपनीज हैं जिनका काम केवल केवाईसी करना है। इन कंपनीज की ब्रांचेस होती हैं छोटे छोटे शहरों में भी। आप वहां अच्छा। पर जाओगे, आप फॉर्म भरोगे तो आपको फिजिकली देख लेगा। तो यहाँ पर अच्छा। एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन केवाईसी करते हैं हाँ तो जी। एक स्टेप क्या होता है कि आपको एक छोटी सी वीडियो अपलोड करनी होती है अपनी। उसमें आप ऐसे पैन कार्ड पकड़ते हो, पैन कार्ड बोलते हो कि दिस इज शशांक मौर्य, पैन कार्ड नंबर XYZ, जो भी आपको बोलना है। तो ये वीडियो भी आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया। आप जब ब्रांच में जाओगे तो जो उनका ऑफिशियल है वो आपको सामने से देख रहा है। तो ये स्टेप बाईपास हो गया। वो भी होता है, बट सिंस अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है और काफी इजी है ऑनलाइन करना, घर पे बैठे बैठे काम हो सकता है, तो क्यों जाना ब्रांच तक। पर अगर मुझे करानी है, तो जैसे आपने मेरे को म्यूचुअल फंड दिखाया था, तो मैं किसी भी म्यूचुअल फंड पे जाके हाँ, उसके थ्रू डायरेक्टली अपनी केवाईसी करा सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल। अगर मुझे पेपर वाली केवाईसी करानी है, तो मुझे उन दो कंपनियों के पास जाना पड़ेगा जो आपने बताई, हम्म, कार्वी और। नहीं, मैं चीजों को और सिंप्लीफाई करूंगा। जो अच्छा। सेंट्रलाइज केवाईसी कंपनीज हैं उनकी ब्रांचेस होती हैं। हाँ म्यूचुअल जी। फंड्स की भी ब्रांचेस होती हैं हर शहर में। तो इनमें से कोई भी चलेगा। अच्छा, कोई भी चलेगा, ओके। मैंने एजेंसी का नाम पहले क्यों लिया? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स की ब्रांचेस थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एजेंसी। जैसे छोटे शहरों की बात करेंगे तो लेट से ICICI प्रूडेंशियल का हो सकता है, लेट से वहां पे DSP म्यूचुअल फंड की ब्रांच ना हो। हाँ जी। तो आपके शहर में जो भी है, डिपेंडिंग आप कहाँ पे रहते हो, वहां पर या तो आपकी कार्वी हो गया, CDSL हो गया, या तो इसकी ब्रांच होगी, या तो जिस फंड हाउस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, टाटा म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, या तो इनकी ब्रांच होगी। दोनों में से कोई एक। तो अब ये बात हो गई कि आपने अकाउंट तो बना लिया। अब जर्नी शुरू कैसे करते हैं? आपको ये भी पता है म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड की जर्नी में आगे कैसे बढ़ते हैं, तरीके क्या होते हैं पैसे डालने के। तो यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं पैसा लगाने के। पहला होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा होता है लमसम। लमसम मतलब हो गया आपने एक बार में पैसे दे दिए। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको लगता है कि आपके पास हर महीने कुछ पैसे आते रहेंगे, तो आप SIP का रूट ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मार्केट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। SIP में आप हर महीने एक फिक्स डेट पे कुछ पैसे डालते रहते हो। तो आप जो है फॉल में भी इन्वेस्ट करते हो और
हाई पे भी इन्वेस्ट करते हो, तो सब कुछ एवरेज हो जाता है। बेसिकली आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लमसम में क्या होता है, जैसे लग रहा है कि आपके पास एक साथ कुछ पैसे आ गए हैं आज और आपके पास वो सरप्लस है, कोई यूज नहीं उस पैसे का, तो आप एक बार में ये पैसे लगा सकते हो। जो मैंने पहले मेंशन किया था कि 5,000 का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो बेसिकली लमसम के लिए था कि पहले बार में 5,000 चाहिए होता है। अगर आपको एसआईपी करनी है तो 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है ज्यादातर म्यूचुअल फंड में। अब हमने बता दिया कि इन्वेस्ट कर कैसे कैसे सकते हैं, आपकी केवाईसी भी हो गई, आपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे अकाउंट भी बना लिया। अब इम्पोर्टेंट है ये चुनना कि लेट से एसआईपी है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एसआईपी आपकी मिस हो गई तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि काफी म्यूचुअल फंड्स आपको पॉज की फैसिलिटी देते हैं कि आप एसआईपी को रोक सकते हैं कुछ महीनों के लिए। जैसे कोविड आया था, कुछ लोग की सैलरीज बंद हो गई थी, वहां पे एसआईपी आप रोक सकते हैं। इसका नुकसान कोई भी नहीं होगा, आपका पिछला जो भी पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, सारा इंटरेस्ट उस पर आता रहेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, बस आप बीच में कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस कर सकते हैं। और अगर आप पॉज नहीं करते हैं, गलती से मिस हो गया, तो क्या होता है कि अगर आपके 2 एसआईपी जैसे गलती से मिस होते हैं लगातार, तो म्यूचुअल फंड आपको नोटिस भेज सकता है कि क्या आप इसको चलाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। अगर आपने केवल एक मिस की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक महीना मिस करके नेक्स्ट से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं सेम तरीके से। और यहाँ पर ये बहुत जरूरी जानना है कि जो पैसा आप लगा चुके हैं वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा उस पैसे का। अब यहाँ पे बताना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में आपके खर्चे क्या आते हैं। तो जैसे अगेन आते हैं हमारे फ्रूट चार्ट के एग्जांपल पर, चार्ट वाला चार्ट बना रहा है तो वो भी मेहनत कर रहा है, उसके भी कुछ स्किल्स हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो वो चार्ज करते हैं एक एक्सपेंस रेशियो आपके म्यूचुअल फंड पे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपए कमाए और म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, ये एनुअल लेवल पे होता है, तो 100 रुपए में से 1 रुपए आपका म्यूचुअल फंड हाउस ले लेगा आपसे। और दूसरा क्या हो गया कि अब तो ये काफी कम हो गया है, पहले के टाइम में कुछ फंड हाउसेस एंट्री लोड लेते थे, मतलब ज्वाइन करने के कुछ पैसे देने पड़ते थे। अब ये ज्यादातर फंड्स में खत्म है, फिर भी आप एक बार चेक जरूर कर लेना, एंट्री लोड 0 होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर फंड्स ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा एग्जिट लोड। जैसा कि टर्म बताता है, जब आप म्यूचुअल फंड छोड़ के जाते हो तो कंपनी कुछ टाइम पे कुछ पैसे चार्ज करती है आपको कि आप जल्दी छोड़ के चले गए। तो कुछ फंड हाउसेस में एग्जिट लोड होता है, जैसे आप 15 दिन के अंदर अगर निकल जाओगे म्यूचुअल फंड से, बेच दोगे, तो आपको 2% देना पड़ेगा। आप 45 दिन में छोड़ के निकल जाओगे तो कुछ देना पड़ेगा। तो हर फंड का ये मैनेज, तो ये हर फंड का वेरी करता है। कुछ फंड्स में एग्जिट लोड होता है तो वहां पे वो दिन मेंशन करते हैं और कितना लगेगा ये भी मेंशन करते हैं। आपको पता है कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आपको खर्चे भी पता है, और आपको चेक करना है कि ऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि आप खुद ये चीजें, ये डिटेल्स चेक कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक फंड है डीएसपी फार्मा फंड, तो आपने फंड हाउस का नाम सीधा गूगल किया और यहाँ पर कई वेबसाइट्स हैं, आप कोई भी रिफर कर सकते हैं, डिटेल सब पे सेम होती है। लेट से आपको 2 दिखाते हैं म्यूचुअल फंड की, एक मनीकंट्रोल पे देख लिया और एक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे देख लिया। तो यहाँ पर फंड्स की डिटेल मिल जाएगी। एनएवी क्या है, मतलब एक यूनिट की कीमत क्या है, फंड साइज क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि फंड जितना ही बड़ा होगा, जैसे फंड हाउस को बहुत लोग पैसे देते हैं और बहुत लोग पैसे निकालते भी हैं, जब फंड हाउस की साइज बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि फंड हाउस थोड़ा सेफ हो जाता है कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग अगर पैसे निकाल रहे हो तब भी फंड हाउस स्टेबल रहेगा। तो फंड हाउस की साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बड़ी होगी उतना सेफ होगा। एक्सपेंस रेशियो 2.25% है, मतलब ऑन एनुअल लेवल पे टोटल फायदे का इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम्पल में 1 रुपी पर 100 रुपीज था, तो अब वो 2.25 रुपये पर 100 रुपीज पर 100 हो गया, राइट। हाँ जी। इसकी एनएवी 19.3939 है, पर जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी एनएवी कितनी थी? देखिए यूजुअली जब फंड, कोई म्यूचुअल फंड नया शुरू करते हैं इन जनरल, तो उसमें जैसे हमारा आईपीओ आता है शेयर्स में, वैसे इसमें एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। तो इन जनरल ज्यादातर न्यू फंड ऑफर जो होते हैं वो 10 रुपए के एनएवी से होते हैं इन जनरल।
तो अच्छा। एज्यूम करते हैं 10 का था, तो मतलब ये 9 रुपए से अप्रिशिएट किया है लगभग। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न्स भी होते हैं, और एक वर्ड यहाँ दिखता है बेंचमार्क। जैसे आपने एक फंड क्रिएट कर लिया, उसकी हाँ ग्रोथ जी। आप देख रहे हो, तो आप ग्रोथ कंपेयर किस चीज से करोगे? जैसे ये फार्मा का फंड है, तो ये S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स से खुद को कंपेयर करता है। तो अगर फंड इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है मतलब बहुत अच्छा है, इंडेक्स के बराबर है तो ओके है, अगर इंडेक्स के भी नीचे है तो चीज थोड़ी नेगेटिव हो गई फंड हाउस के लिए ये। तो इस फंड को चलिए देखते हैं। तो जो ये ऑरेंज सी लाइन दिख रही है, ये बेंचमार्क है, मतलब इंडेक्स है बेसिकली। जिस इंडेक्स को ये बेंचमार्क बोल चुना है इन्होंने अपने लिए, बेंचमार्क फंड हाउस चुनते हैं शुरुआत में। और ये नीली वाली लाइन आपका ये म्यूचुअल फंड है। तो आप देख सकते हैं कि अगस्त 2020 से इसने लगातार आउट परफॉर्म किया है, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो मोरलेस ये फंड ठीक ठाक कह सकते हैं आप। तो ये तरीका हो गया चेक करने का। तो अगर आपको मनी कंट्रोल नहीं पसंद है तो आपके पास और भी वेबसाइट के ऑप्शन हैं, सेम डिटेल्स आपको यहाँ भी मिलेंगी, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ भी एक मिलेंगी। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। आप एक बारी वापस वहीं पे जाएंगे उस पेज पे? ठीक है, तो जैसे इसमें एक तो आपको मैंने देखा कि आपका 9 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो अगर मैं बेचता हूँ आज, तो अगर मैंने 10 रुपये में खरीदा तो आज की रेट में वो मेरा 19 रुपये 90 पैसे के आसपास में बिकेगा। हाँ, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कंपनी जब मैं खरीदता हूँ ना शेयर के लिए, तो कभी कभी ईयरली वो लोग डिविडेंड देते हैं मुझे। ठीक है, तो क्या म्यूचुअल फंड भी मुझे डिविडेंड देता है? हाँ, म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड होता है। तो म्यूचुअल फंड्स के प्लान्स की कई कैटेगरी होती हैं। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि रेगुलर होती है, डायरेक्ट होती है। रेगुलर पहले टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, आप किसी ब्रोकर के थ्रू लेते थे। इसमें क्या होता है, रिटर्न बेशक थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंस हम्म। रेशियो भी ज्यादा होता है। तो आजकल के समय में हम रिकमेंड करते हैं आप हमेशा डायरेक्ट प्लान पे जाइए। आप देखिए कि जैसे आप सर्च कर रहा है म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पर, या फिर आप मनी कंट्रोल पे अगर जाते हैं, तो जब मैंने DSP फार्मा फंड टाइप किया, तो जो ये कई फंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, जी लिखा हुआ है, मतलब ग्रोथ। जो पैसा आपका 10 से 20 होगा, वो 20 री इन्वेस्ट हो जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। और डी का मतलब होता है कि वो आपको पैसा एज डिविडेंड आपको दे देंगे वापस पीरियोडिकली। तो मैं डिपेंडिंग आप, थोड़ा कम समझाऊं आपकी बात, थोड़ा सा कम समझाऊं। मैं थोड़ा सा आपसे वापस से मतलब थोड़ा ठीक है। समझ के तो पूछना चाहूंगा। अगर जो फंड होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड, हम्म। पहले तो दो चीजें हो गई। म्यूचुअल फंड या तो रेगुलर होगा, मतलब आप किसी ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। दूसरा डायरेक्ट होगा, आप खुद अप्लाई कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है। तो पहली बात माइंड में क्लियर कर लीजिए कि हमें रेगुलर में नहीं जाना है, डायरेक्ट में जाना है हमेशा। ठीक है, ओके, मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा, हाँ, रेगुलर पे नहीं जाऊंगा, नहीं ठीक है। जाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट चोजन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैंकलिन फार्मा फंड, आगे डिविडेंड लिखा हुआ है। डिविडेंड का मतलब है कि ये फंड जो भी पैसे कमाएगा, हाँ जी। वो पैसे आपके पास एज डिविडेंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। जैसे शेयर्स आपको डिविडेंड देते हैं, ऐसे ही हम्म। म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड देगा। अच्छा। और अगर आप ग्रोथ ऑप्शन में जाते हो, जैसे मान लीजिए सेम फंड मैंने टाइप किया, हाँ जी। फ्रैंकलिन फार्मा फंड, यहाँ पे जी लिखा हुआ है मतलब ग्रोथ, हाँ जी। और डी हो गया डिविडेंड। अगर मैं ग्रोथ वाले पे जाऊंगा, इसका मतलब होगा कि फंड हाउस की, इस म्यूचुअल फंड की जो भी कमाई होगी, वो हम्म। वापस से अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगी, आपको नहीं देंगे। अच्छा, पर ऐसे में ऑटोमेटिकली मैं, नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं देंगे, मतलब ये वो ऑटोमेटिकली नहीं देंगे। अच्छा अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ? हाँ, आप जब भी रिडीम कर सकते हैं, आप फंड बेच सकते हैं जब भी चाहें तब। री इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? आप री इन्वेस्ट किसको कहोगे? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ, जैसे आपने यही सेम फंड मेरे को 2 बार ही दिखाया, ठीक है, आपने मुझे इसकी एनएवी दिखाई, सेम फंड है, इसकी एनएवी 61 रुपए है, हाँ, उसकी एनएवी जो आपकी है वो 30 समथिंग थी। हाँ, तो देखिए ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक चीज क्या है कि अगर मान लीजिए फंड हाउस जो आपने फंड म्यूचुअल फंड खरीदा, तो उसकी एनएवी 10 रुपए थी, हाँ जी। और 10 रुपए में आपको एक यूनिट मिल रही है फंड की। ठीक है, ओके, समझ गया। एक साल के एंड पे अगर आपने ग्रोथ प्लान चूज किया है, तो मान लीजिए 10 से ये 15 हो गई। ओके जी, मेरी तो ये 15 रुपए है ग्रोथ प्लान में, तो ये ओके। 15 रुपए में जो भी आपकी यूनिट्स बन रही होंगी, वो फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं। हाँ जरूरी नहीं जी। आपके पास 1 2 3 4 ऐसे हो, 4.5 भी हो सकता है।
अच्छा। तो जो भी आपका ग्रोथ होके जो फायदा हुआ है फंड में, जो ग्रोथ आई है, हम्म। उससे जितने भी यूनिट्स और बन रहे हैं नेवी के, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपके यूनिट्स बढ़ते रहेंगे आपके अकाउंट में। जैसे आज आपके अच्छा। पास अगर एक यूनिट था म्यूचुअल फंड हाँ का, जी। तो वो ग्रोथ प्लान से अगर आप जा रहे हो और फंड आपका ग्रो कर रहा है, तो वो 1 से 1.5 हो गया 1 साल के बाद। फिर अगले साल वो अच्छा। 1.5 पे और ग्रोथ हुई, 1 साल के बाद वो 2 हो गया। तो आपके पास यूनिट्स बढ़ती जाएंगी अच्छा। म्यूचुअल फंड्स की। और अगर आप डिविडेंड प्लान चूज करते हो, तो म्यूचुअल फंड्स शेयर की तरह ही आपको डिविडेंड वापस दे देते हैं। वो फिर आपके ऊपर होगा कि आप बैंक अकाउंट से अपने कहाँ खर्च करना चाहते हो उसको। अच्छा, उसमें लेकिन मेरी फिर अब यूनिट सेम रह गई, जितनी मैंने खरीदी थी। हाँ, जितनी मैंने खरीदी थी, ओके ठीक है, ओके मैं समझा आपकी। अब मेरे को एक बात समझनी है, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं फार्मा का खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपकी लास्ट वीडियो भी देखी थी एक्चुअली। तो आपने मुझे बताया था कि मैं ईटीएफ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे, मैं मेरे को याद है आपने मुझे ये भी बताया था कि उसमें डाइवर्सिटी का इशू होता है। म्यूचुअल फंड में हमारे पास होते काफी सारे हैं, काफी सारी वैरायटी होती है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हम वो पैसे रिकवर, मतलब उतना फायदा हो पाता है हमें ये लेने से जनरली? देखिए, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड आप कैसा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी हो गई किस तरह से फंड्स मैनेज हो रहे हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए फार्मा फंड है, तो आज फंड मैनेजर ने सिप्ला और ल्यूपिन में लगा रखा है फॉर एग्जांपल पैसा। कल को उसको लग रहा है कि ल्यूपिन थोड़ा सा नीचे जा रही है, एस्ट्राजेनेका ऊपर आ रही है, तो अपने आप वो ये कंपनी हटा देगा, नहीं ले आएगा, वो करता रहेगा बैकग्राउंड में, आपसे नहीं पूछेगा। वो एक्सपर्ट है, मतलब एक्टिवली मैनेज कर रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है फंड मैनेजर बेसिकली। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, जैसे 1% से 2% तक वेरी कर सकता है। पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे इंडेक्स फंड्स हैं हमारे। अगर आपको निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगाना है, निफ्टी इंडेक्स, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो ईटीएफ वाले में बात की थी कि ईटीएफ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हाँ जी। पैसिव म्यूचुअल फंड्स केवल इंडेक्स को कॉपी मार देते हैं। तो जैसा आपका इंडेक्स का रिटर्न रहेगा, मोर और लेस वैसा ही म्यूचुअल फंड में जाएगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो जहां तक आपका एक्सपेंस रेशियो का कंसर्न है, तो मैं बोलूंगा कि जब भी आप फंड्स स्क्रीन कर रहे होते हो, जब आप खोज रहे होते हो कि कौन सा फंड आपको लेना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में, तो आप एक तो फंड हाउस की साइज देखो। जितना बड़ा म्यूचुअल फंड होगा उतना सेफ होगा और उतना ही कम एक्सपेंस रेशियो लेगा। जैसे मान लीजिए अगर फंड हाउस का खर्चा आता है 100 रुपए और उसके पास 2 इन्वेस्टर्स हैं, तो वो 50-50 दोनों से लेगा। हम्म। अगर सेम फंड हाउस के पास 100 इन्वेस्टर्स हो गए, तो उसकी कीमत सेम है, इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पड़ रही है फंड हाउस को कॉस्ट इसकी, तो वो 100 रुपए अब ज्यादा लोग में डिवाइड हो जाएंगे। तो जितनी फंड हाउस की साइज ज्यादा है उतना बेहतर है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि आप पैसे बचाना चाहते हैं, गंवाना नहीं। और उसके अलावा क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो पहले तो जरूरी है देखना कि एनएफओस काफी एक्साइटिंग होते हैं, जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक यूनिट की कीमत 10 रुपए होती है इन जनरल, तो काफी सस्ता महसूस होता है। बट यहाँ पर रिटेलर्स के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे आईपीओ में लोग, कुछ लोग अंधी दौड़ में लग जाते हैं, सारे आईपीओ में पैसे लगा देते हैं। वैसे गलतियां एमएफ में भी होती हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी होती हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में पैसा लगाना चाहते हो। जैसे लेट्स से आपको फार्मा में लगाना है, हमारा शुरुआत का एग्जाम्पल, आप फार्मा में पैसे लगाना चाहते हो। एक फंड है जो काफी टाइम से चला आ रहा है, 10 साल से चला आ रहा है, और एक फंड है जो अभी नया फंड लॉन्च कर रहा है 10 रुपए यूनिट में। तो आप हमेशा प्रिफर करो जो लंबे टाइम से चला आ रहा है और रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अच्छे दे रहा है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट जर्नी 1 या 2 दिन की नहीं होती है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो पास्ट परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अब एनएफओ के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है यूएस के मार्केट्स में, और आपके पास कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स खरीद रहा हो आपके लिए, तो ऐसे केसेस में आप एनएफओ ले सकते हो, अगर उस कैटेगरी का और कोई फंड अवेलेबल नहीं है तो।
एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे एनएफओ जब लॉन्च होते हैं तो क्योंकि अभी तो साइज छोटा है, ठीक है, विद टाइम बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, या वो सॉरी मतलब एक्सपेंस रेशियो घट जाती है? हाँ, एक्सपेंस रेशियो वेरी करता रहता है सेबी के हिसाब से, और फंड अच्छा। हाउस को हमेशा ये इन्फॉर्म करना पड़ता है सेबी को कि करंट हम्म। एक्सपेंस रेशियो क्या है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो हर महीने रिन्यू होता है या हर साल रिन्यू होता है? ये यूजुअली क्वार्टरली लेवल पे करते हैं फंड हाउसेस, या जब भी वो अगर बीच में चेंज करना चाहें तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं। और अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टेड हो तो आपको उस फंड हाउस से ऑफिशियली ईमेल भी आएगा कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो यहाँ से यहाँ हो गया है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक वेबसाइट है advisorcoach.com की, यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कई म्यूचुअल फंड्स का। तो फॉर सम रीजन इस वेबसाइट पर सारे जो फंड्स मेंशन्ड हैं वो रेगुलर प्लान्स वाले हैं, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान चूज करना है, जिसमें आप किसी को कोई पैसा नहीं देंगे, आप डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो जी। यहाँ पर क्या होता है, आप एमएफ रिसर्च टैब में जब जाएंगे तो एक कॉलम होता है रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी। हम्म। तो इनकी वेबसाइट में कोई इशू है तो ये फार्मा पे कंपैरिजन नहीं दिखा रहा था, तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पर इक्विटी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक्नोलॉजी आईटी वाले फंड हैं वो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। 4 फंड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 फंड ऐड किए। इस डेट से स्टार्ट है, 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न, मतलब ईयर ऑन ईयर कितना रिटर्न्स आया है। हम्म। तो हम जब यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि 3 दिख रहे हैं चार्ट्स यहाँ पर। ऑरेंज वाला आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड है, ब्लू वाला टाटा डिजिटल है, और ग्रीन वाला इक्विटी है। तो अगर आप पहले देखो तो हरा वाला बेंचमार्क दिख रहा है नीचे, उसके ऊपर दिख रहा है येलोविश सा आदित्य बिरला का, जो हाँ जी। ठीक ठाक ही चल रहा है, बेंचमार्क से बेहतर कर रहा है, बट कहीं कहीं बीच बीच में टाटा से नीचे है। हाँ जी। और टाटा वाले की बात करेंगे तो ये शुरुआत से ही ऊपर चला आया है, और ये कभी भी नीचे नहीं गया है, लगातार ये बेंचमार्क के ऊपर है, और कॉम्पिटिटर आदित्य बिरला के सेम आईटी फर्म कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के भी ऊपर है। तो इस स्टडी से पता चलता है कि इन दो में से अगर चूज करना हो तो मैं टाटा डिजिटल इंडिया चूज करूंगा। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक सैंपल स्टडी है। इस तरह से आप यहाँ पर सेक्टर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फार्मा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, स्मॉल कैप भी है। अब ये कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। अब आपने जान लिया कि म्यूचुअल फंड होते क्या है, खर्चे क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स का जानना। तो टैक्स यहाँ पर भी कैपिटल गेन वाला ही लगता है सेम। लॉन्ग टर्म जाएगा तो आपका गया 10%, शॉर्ट टर्म में हो गया 15%। तो अभी यहाँ बिकॉज आप बिगिनर हो तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे ही फोकस करेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप शेयर्स में पैसे नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो बाकी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी के भी होते हैं, डेट के भी होते हैं, बॉन्ड्स वाले भी होते हैं, सब आपको हम आगे बताएंगे। बट इस वीडियो में फोकस हम इक्विटी पे रखेंगे फिलहाल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना है। तो जैसे भी आपकी रिस्क प्रोफाइल जो आप फॉलो करते हो शेयर्स में, जैसे हमने एक बार एक रूल दिया था कि अगर आपकी एज 30 साल है तो आप 100 में से अपनी एज माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर आता है उतना परसेंट आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप शेयर्स में बहुत रिस्क देखते हो, आप टोटल म्यूचुअल फंड के रास्ते ही जाना चाहते हो शेयर्स में, ये भी कोई बुरा रास्ता नहीं है कंपाउंडिंग के लिए। बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर जाते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस में, कि म्यूचुअल फंड्स के जो डेटा आते हैं वो हमेशा एंड ऑफ द डे जो मार्केट का होता है 3:30 PM, उसके बाद ये वेबसाइट्स पे रात को 12 बजे अपडेट होता है कि आज कितना बढ़ा या आज कितना घटा। तो अगर आपको अपना पैसा घटता बढ़ता देख के एंजाइटी फील होती है, एक्साइटमेंट फील होती है, तो आप उस फीलिंग से बच सकते हो। इमोशनली आप काफी स्टेबल रह सकते हो म्यूचुअल फंड के रास्ते जाने से। ये फायदा अक्सर काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब क्या हो गया कि आपको जैसे रिस्क प्रोफाइल आपकी लग रही है, आपको लगता है कि आप मान लीजिए 30 साल के हो, 100 में से 30 माइनस किया, 70% आ गया। अब आपको 70% लगाना है इक्विटी में। अगर आपके पास 100 रुपए थे तो अब 70 बचे आपके पास, जो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है कि कंपनीज में कैप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जो कंपनी होती है, कंपनी की साइज कितनी है, उसका शेयर प्राइस कितना है, वो धंधा कितना कर रही है, ये जोड़ के एक मार्केट कैप नाम का टर्म होता है। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। 5,000 करोड़ से कम स्मॉल कैप हो गया। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक मिड कैप हो गया। 20,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है, जो लार्ज कैप कंपनी है मतलब ये बहुत बड़ी है, जैसे आईटीसी हो गई, बहुत बड़ा बिजनेस होता है जब, तो रिस्क कम हो जाता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा ज्यादा होता है उस कंपनी पे हम भी ट्रस्ट ज्यादा करते हैं कि स्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तो थोड़ा सेफ होती है। अब जैसा कि इन्वेस्टमेंट का रूल है कि जो जितना सेफ होगा उतना रिटर्न थोड़ा कम होगा, तो लार्ज कैप में बहुत हाई रिटर्न तो नहीं आएगा, बट एक स्टेबल रिटर्न आपको पीरियोडिकली आता रहेगा, रिस्क कम रहता है काफी इसमें। मिड कैप्स क्या होते हैं, मिड कैप्स काफी एक्साइटिंग कैटेगरी है, मुझे काफी पसंद रही है, बिकॉज मिड कैप का मतलब है जैसे कंपनी है हमारी अमर राजा बैटरी, ये मिड कैप में, अब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब है कि कंपनी ने खुद को स्टेब्लिश कर लिया मार्केट में, प्रोडक्ट्स इनके बिक रहे हैं और बिकते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में इनके लार्ज कैप बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे पर्सनली मिड कैप्स बहुत पसंद आते हैं, इसमें रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या होती है, छोटी कंपनियां जिनको बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार ज्यादा लेना पड़ेगा, लोगों का भरोसा कम होता है, तो इन्वेस्टर्स लाना मुश्किल होता है, बेसिकली बिजनेस बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब बिजनेस बढ़ जाता है तो ऊपर जाने का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत हाई रिस्क कैटेगरी होती है। अगर आपकी विंडो 7 साल से 10 साल है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, अगर आप 5-6 साल का सोच रहे हो तो मिड कैप, 3-4 साल का सोच रहे हो तो लार्ज कैप। ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो डिपेंडिंग कि आपके पास जो 100 रुपए थे, आप 30 साल के हो तो 70% आपको इक्विटी में डालना है। अब इक्विटी में भी डिवाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना डालना है। 70 रुपए में से आप कितने पैसे बिल्कुल रिस्क फ्री चाहते हो, तो हम बोलेंगे लेट से 70 में से आप 20, 30, 35 रुपए तो इंडेक्स फंड में डाल दो, कंपनी खत्म हो जाएगी, इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा। तो कुछ हमारे इंडेक्स फंड जो इंडिया में है जहां एक्सपेंस रेशियो कम है, वो हो गया ऐसे यूटीआई इंडेक्स फंड हो गया, एक्सपेंस रेशियो यूटीआई के सारे फंड्स के बहुत ही कम है, तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के थ्रू आप 70 में से 35-40 रुपए वहां डाल सकते हो, आपका पैसा इंडेक्स में चला गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है और आप डरते नहीं हो, तो आप स्मॉल कैप्स वाला रिस्क भी ले सकते हो, जो लॉन्ग टर्म जाएगा, रिटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि सेम फंड हाउसेस के स्मॉल कैप फंड्स भी होते हैं, वो फंड कैप का नाम देख के आप समझ जाओगे। तो जो 70 रुपए बचे आपके पास, उसमें से आप कुछ पैसा डालोगे हाई रिस्क में, जो आपके रिस्क के हिसाब से 10%, 20%, जो आपको सही लगता है उतना आप स्मॉल कैप में डालोगे। मीडियम रिस्क आपका मिड कैप में जाएगा, लो रिस्क आपका लार्ज कैप में जाएगा। तो ऐसे आप एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो आपका एक इंडेक्स फंड होगा जो काफी सेफ होगा, बिकॉज इंडेक्स इज फॉरएवर, जैसा बोलते हैं इंडेक्स कहीं नहीं गया। दूसरा हो गया आपका सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हो गए जो उस टाइम पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोरोना टाइप का प्रॉब्लम आती है तो फार्मा के फंड्स अच्छा करेंगे, डिजिटल फंड्स अच्छा करेंगे, जैसे हमने अभी दिखाया आईटी में अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस सबके फंड्स नहीं ले सकते हैं, सबके स्टॉक्स अलग अलग नहीं ले सकते हैं, तो आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया की हर टॉप आईटी कंपनी का कुछ कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तो बेसिकली आप हर कंपनी की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। अब हमने आपको सिखा दिया है कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कैसे कर सकते हैं, कैसे फंड्स चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब मार्केट हमारा ओपन होता है तो म्यूचुअल फंड मार्केट को भी सेबी रेगुलेट करता है, जैसे शेयर्स आप 9.15 से लेके 3.30 तक खरीद सकते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेबी टाइम टू टाइम रिवाइज करता है, उसको बोलते हैं कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे सेबी ने बोला कि कट ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 1 PM है, मतलब उस दिन अगर वर्किंग डे है मार्केट्स का, 1 बजे के पहले जो आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे और पैसे आप पे कर चुके होगे फंड हाउस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपके पैसे फंड हाउस को मिल चुके होंगे 1 बजे के पहले अगर, तो उस दिन के अंत पे 3:30 PM पे जो भी NAV होगा उस म्यूचुअल फंड का, आपको उस रेट पे यूनिट्स मिल जाएंगी। अगर आप फंड लेट से कट ऑफ टाइम 1 बजे है और आप परचेज करते हो 2 बजे, तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे के एंड वाला NAV मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस टाइम परचेज करना है। अब क्या हुआ कि आपने फंड खरीद लिया है। इन्वेस्टमेंट आप किस लिए करते हो? जिससे आपको फ्यूचर नीड्स के टाइम पैसे काम आ सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंड बेचना कैसे है ये भी। तो जब आप किसी फंड वेबसाइट से फंड खरीदते हो, तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ज्यादातर फंड्स आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद सकते हो, पहली बात। और अगर आप ऑलरेडी शेयर्स में डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप शेयर्स में ऑलरेडी डील करते हो और आपके पास ब्रोकर अकाउंट है, तो ज्यादातर ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे ज़ीरोधा हो गया, इनकी एक अलग से ऐप है कॉइन नाम की म्यूचुअल फंड्स के लिए। एंजल ब्रोकिंग की अलग से ऐप है एंजल बी नाम की। तो आपके ब्रोकर की एक म्यूचुअल फंड वेबसाइट जरूर होगी, अगर है तो हमेशा वहां से परचेज करिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको फंड्स डीमैटेरियलाइज्ड डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे। तो जहां आप शेयर स्टोर करते हो, वहीं पर आपके म्यूचुअल फंड्स भी स्टोर हो जाएंगे। ये बात हो गई उनके लिए जो शेयर्स में ऑलरेडी डील करते हैं। अगर आप शेयर्स में डील नहीं करते हो तो इस टर्म से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आपको जैसे हमने पहले बताया, फंड वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां से परचेज करेंगे। अब हम एज्यूम करते हैं आपने फंड की वेबसाइट से परचेज किया है फंड। रिडेम्पशन का मतलब है कि आप फंड्स बेच रहे हो। तो आपने जहां से खरीदा है उसी फंड की वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो पोर्टफोलियो जहां पे दिखाता है वहीं पर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन हर फंड की वेबसाइट पर होता है। वहां पर आपको खोजना है रिडीम का ऑप्शन, REDEEM। तो जहां रिडीम का ऑप्शन होगा आप उसको पिक करोगे। अगर उस फंड का लेट से एग्जिट रेशियो है कि 45 दिन के पहले बेचोगे तो कुछ परसेंट चार्ज देना पड़ेगा, आपको उससे कम टाइम हुआ है तो रिडेम्पशन में से उतने पैसे वो काट लेंगे। अगर एग्जिट रेशियो नहीं है या एग्जिट रेशियो की टाइमलाइन आप पार कर चुके हो, तो कोई एग्जिट रेशियो नहीं कटेगा, केवल टैक्सेस जाएंगे। आप रिडीम ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे फंड आपको ऑप्शन देगा कि आपको सारी यूनिट्स, ऑल यूनिट्स रिडीम करनी है, या लेट से आपको केवल 5,000 रुपए की जरूरत है, तो आप पैसे भी वहां एंटर कर सकते हो कि रिडीम 5,000 रुपीज। वो आपको NAV कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उतने पैसे आप लगा दोगे। जैसे मैंने मेंशन किया, जब आप खरीदते हो तो जो आपका दिन है कट ऑफ टाइम के पहले खरीदा है, उस दिन के एंड का NAV मिलेगा आपको। बट फाइनल प्रोसेसिंग में 1 से 2 दिन लग जाते हैं खरीदने के टाइम। सेम प्रोसेस बेचने का है। जब आप फंड बेचते हो तो बोलते तो 2-3 दिन है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको 4-5 वर्किंग डेज का मार्जिन रखना चाहिए अगर रिडीम कर रहे हो तो। आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस करोगे, उसके बाद वो फंड हाउस प्रोसेस करेगा, और जो आपने कैंसिल्ड चेक शुरुआत में सबमिट किया था उसी बैंक अकाउंट में ये पैसे वापस आ जाएंगे। आप 4 से 5 दिन का मार्जिन हमेशा रखना, ज्यादा हो तो बेहतर है। और रिडेम्पशन में भी कट ऑफ टाइम होता है, उस टाइम के पहले रिक्वेस्ट डालिए तो उस दिन के एंड के NAV पे आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा। आपने कट ऑफ के बाद किया है तो ये नेक्स्ट डे प्रोसेस होगा। तो इस बात से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ। कि जैसे मैं समझा कि 4 to 5 डेज पे रिडीम होता है। हाँ। इस बात से मेरे को एक चीज है कि क्या मेरा अमाउंट भी फिक्स है? जैसे मान लो कि मैंने 5 लाख मैं मान लो 10 साल से कर रहा हूँ, मैंने 5 लाख रुपए उसमें लगाए थे, ठीक है, तो क्या मैं सारे 5 लाख निकाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, या फिर कुछ लिमिट होती है, कुछ बाउंडेशन होती है? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया कि जब आप विड्रॉ करते हो तो फंड हाउस आपको ऑप्शन देता है ऑल यूनिट्स, मतलब सारे ही विड्रॉ कर लेने हैं, या फिर आपको कुछ यूनिट्स विड्रॉ करने हैं, या फिर आपको पैसे में अमाउंट देनी है। तो आप वेबसाइट पे मान लो आप 10,000 रुपए डालते हो, उतने रुपए का वो ऑटो कैलकुलेशन करके उतने यूनिट्स बेच देगा, जो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। अच्छा। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही बेचना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जिसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। यूजुअली इक्विटी में ये नहीं होता है, तो हम आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे ऐसे फंड्स के बारे में भी। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं
जहां पर जब आप वेबसाइट पर चेक करोगे मनी कंट्रोल पे या फिर फंड की वेबसाइट पर, तो वहां पर एक लॉक इन पीरियड टर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि फंड खरीदने के उतने टाइम तक आप बेच नहीं सकते। यूजुअली ये लॉक इन पीरियड ELSS फंड पे होता है। अगर आप नाम जानना चाहें तो हम बाद में डिटेल में बताएंगे। ये टैक्स सेविंग के लिए फंड्स होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं बेसिकली, सेक्शन 80C के अंडर। तो इन पे बेसिकली 3 साल का लॉक इन होता है। तो आपको, अगर आप देखना चाहो तो बेहतर होगा कि आप जब फंड चूज करते हो तो फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट रेशियो, एंट्री लोड, और आप साथ साथ ये भी देख लो कि लॉक इन पीरियड तो नहीं है कहीं उस पर,